आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के ऊपर। कितना आपका फिटमेंट फैक्टर होगा। 8वें वेतन आयोग को जो क्रोनोलॉजी अगर उसकी देखेंगे जब से शुरू हुआ और अब तक, अगर दिल्ली का चुनाव है तो घोषणा हो जाएगी, बिहार का चुनाव है तो पैनल का गठन हो जाएगा, और अब क्या हम यूपी के चुनाव या दूसरे चुनावों तक का इंतजार करेंगे या कोई चीज़ निकल के आने वाली है? देखिए, बिल्कुल आपका जो मुद्दा है गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ इट। अभी आप देखेंगे कि नहीं, अगर अवेयर हैं तो देन दे शुड मेक एक्शन टू दैट। दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू इट। 15 पॉइंट से गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मैं गवर्नमेंट हम डिफेंड चाहते कर रहा हैं हूँ कि उनके आंखें खुले। नहीं अपने देखिए, मैं डिफेंड कर रहा हूँ गवर्नमेंट को। नहीं, ये सबके सामने जग जाहिर है। नहीं, देखिए, ये आपकी जो है ना, मैं बात जो है ये ना, कहूंगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, गवर्नमेंट के भी हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सैनिक वेलफेयर यूट्यूब के मंच पर। आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के ऊपर। कितना आपका फिटमेंट फैक्टर होगा, क्या अब तक डेवलपमेंट हुआ, फिटमेंट फैक्टर के बाद कितनी आपकी अप्रॉक्सीमेटली पे बढ़ेगी और कितना पेंशन में फर्क पड़ेगा, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे पैनलिस्ट हैं नेवल वेटरन कमांडर सुधीर कुमार जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एयर वेटरन ग्रुप कैप्टन एसपी सिंह साहब। थैंक यू सर। आप दोनों का सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसा कि मैंने अभी बताया, आज हम 8वें वेतन आयोग के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा इसके बेसिक थोड़ी सी एक इंट्रो में अपनी तरफ से इसके बारे में दूं। जैसा कि सभी जानते हैं, 8वें वेतन आयोग का गठन घोषणा 16 जनवरी को हुई थी और आज़ादी से पहले फर्स्ट पे कमीशन लागू हुआ था। लगभग हर 10 साल के बाद एक वेतन आयोग आता है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होना था, लेकिन अभी वो डिले होगा क्योंकि जैसा हर बार होता रहा है। तो सर, सबसे पहले मैं सुधीर कुमार जी आपके पास आता हूँ। देखिए, इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए और किस तरीके से पे और अलाउंसेस को, फैसिलिटीज को जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, जो एट प्रेजेंट करीब 50 लाख के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं और 69 लाख के आसपास जो है ना वो पेंशनर्स हैं हमारे गवर्नमेंट। तो इनको फायदा देने के लिए, इनकी पे और अलाउंसेस फैसिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने पे कमीशन बनाया, जो हर 10 साल में आता है। इसको गठन करने में, जैसे आपने बताया, हमेशा थोड़ी देरी होती है। और मुद्दा आता है कि फिटमेंट फैक्टर एक जो है ना, बहुत ही एक ऐसा फैक्टर है और क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग जो है ना गवर्नमेंट ये कंक्लूजन पे आती है कि किस तरीके से पे को बढ़ाया जाए। क्या एक ऐसा फैक्टर है जो एम्प्लॉयज की सैलरी और पेंशन्स की जो है ना, पेंशन को बढ़ाने के लिए किस तरीके से उस पर हम आए? फिटमेंट फैक्टर पे आने से पहले मैं सर आपकी तरफ आता हूँ जी। फर्स्ट और सेकंड पे कमीशन के टाइम पर डिफेंस का पे कमीशन अलग होता था और सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी पे कमीशन एम्प्लॉयज के लिए अलग होता था। 1973 में जब थर्ड पे कमीशन का गठन हुआ तो डिफेंस के पे कमीशन को भी मर्ज कर दिया, यानी एज ए होल एक पे कमीशन बना दिया। तो 31 दिसंबर 1972 में जो पे पेंशन का जो डिफरेंस था डिफेंस पर्सनल और उनके सिविल काउंटर पार्ट के बीच में, तो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो चीफ होते थे उनको 31 दिसंबर 1972 को 1000 रुपये पेंशन के रूप में मिलता था और उनके सिविल काउंटर पार्ट को मिलता था 416 रुपये 50 पैसे, यानी कि लगभग 2.5% उससे डबल। और छठा वेतन आयोग आते आते दोनों की पेंशन 45,000 हो गई। तो
इस तरीके से डिफेंस पर्सनल को उनके सिविल काउंटर पार्ट से इतना पीछे कर दिया गया, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, ये बहुत ही अहम मुद्दा है और मैं संक्षिप्त में 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि एक तो पे कमीशन अभी 8वां चल रहा है। पहला सन 1946 में बना जी। था और देश आज़ाद होने के बाद जो है उसको लागू किया गया था। ये अब तक के 7 पे कमीशन आ चुके हैं। तकरीबन 1.5 से 2 साल पे कमीशन को कंप्लीट होने में लगता है, एक्सेप्ट वन जिसको इम्प्लीमेंट टाइम ड्यू जो था उसके 2 से 3 महीने के अंदर कर दिया गया था। सारे के सारे पे कमीशन जो है डिले होते गए। तो क्या ये गवर्नमेंट पे कमीशन बना के लोगों को खुश करना चाहती है या अपनी ड्यूटी निभा रही है? वो अपनी ड्यूटी निभा रही है। आज हम डेवलपिंग नेशन जो कि एस्पायर कर रहा है डेवलप्ड नेशन, उसके नागरिक हैं और सरकार हमारी चुनी हुई है। उसका ये फर्ज बनता है कि अपनी ड्यूटीज को बखूबी निभाए और पारदर्शिता से निभाए। दूसरी चीज, जब कोई पे कमीशन बनता है उसमें एनोमलीज रहती हैं। जब दोनों के सिविल और आर्मी और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का अलग था तो उसमें एनोमलीज को एक लेंस से देखना मुश्किल था। उस उद्देश्य के साथ इसको मर्ज किया गया था। अब जब 7th पे कमीशन आया तो 7th पे कमीशन में एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया था कि सारे वर्ल्ड वाइड जो पे कमीशन हैं उन सब से रिपोर्ट इनपुट लेके और एक यूनिवर्सल मैट्रिक्स को बना के तैयार किया था, जिसमें कॉलम नंबर 1 से लेके 18 और 21 तक, आई मे बी फॉरगेटिंग इन द एग्जैक्ट नंबर्स, वो सब उसको बना दिया गया था, कीपिंग द वेरियस फैक्टर्स इन माइंड, so that when we go in for the new pay commission, it is only a multiplication factor which is a fitment factor that we are talking about. तो मेरा ये कहना है, एक तो गवर्नमेंट में जो अपनी ड्यूटीज हैं, बाय कंपेयरिंग द सिविल एम्प्लॉयज who are sitting in their hometowns at ground level with the defense forces who are deployed at the border fighting at sub-zero temperatures or sitting in the submarines, they have been drawn a comparison. As a result, this is I would say it's a strategic mistake जो गवर्नमेंट ने की है। हमारे यहाँ जो जुनून है फौज में किस लिए ज्वाइन करता है? देश की इज्जत, अपने दादा की पलटन जिसमें मैं पहले रहा था उसको क्लेम करने के लिए, और अपना पर्सनल ग्लोरिफिकेशन जिसमें कि आपको पता है कि बहुत ही नीट एंड क्लीन सर्विस है और आप इसमें आगे बढ़ेंगे। अगर गवर्नमेंट को देखना है और जो यूरोप में आज की तारीख में हो रहा है और जो चाइना में हो रहा है, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को फौज में भेजना नहीं चाहता है, उनको जबरदस्ती फौज में भेजा जा रहा है। डोकलम क्राइसिस में मैं खुद वहां पे मौजूद था, मैंने खुद हमने सामने देखा है, हमारे जवान डोकलम में सामने खड़े थे और जब उनके भी जवान दिखाने के लिए सामने खड़े थे, बाद में जब चीजें डीएस्केलेट हुई, पूछा गया तो पूछा कि साहब हमें तो जबरदस्ती भेजा गया है। नाना नानी दादा दादी के बीच में वो अकेली संतान है और फौज में आने के बाद उसको 3 साल तक छुट्टी नहीं दी जाती है घर जाने के लिए, तो क्या वो मॉरल लड़ पाएगा? आप एज अ कंट्री, एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यू रियलाइज दैट यू हैव कम टू दैट पावर विद द पावर ऑफ द वोट, एंड वोट किसका है? कॉमन आदमी का है। अगर आप कॉमन आदमी के साथ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स करते जाओगे तो वो मिस्टेक आपको 2 से 3 दशक में दिखाई देनी शुरू हुई। यानी कि आपके कहने का तात्पर्य सीधा सा ये निकल के आ रहा है कि आने वाले 1-2 दशक के बाद भारतीय सेना में इनरोल्ड होने के लिए अब जवान मिलना मुश्किल हो जाएगा। जवान मिलना मुश्किल हो जाएंगे, ऑफिसर मिलना मुश्किल हो जाएंगे। थर्ड वेतन आयोग पे थे हम, जैसा कि ग्रुप कैप्टन एसपी सिंह साहब ने उसको बड़े अच्छे तरीके से एलाबोरेट किया। वहां एक मुद्दा और था
कि आर्मी को बांग्लादेश की लड़ाई 1971 का जो वार था उसको जीतने के बाद क्या तोहफा मिला आर्मी को, मैं इस पे आना चाहता हूं। यहां पर उस वक्त भारतीय सेना के जो जवानों की पेंशन थी 70% उनकी जो लास्ट एम्यूलमेंट होता है पेंशन के रूप में मिलता था, लेकिन 1973 के वेतन आयोग में उसे घटाकर 50% कर दिया गया। ये बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल जो है ना, एक उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसका ये बहुत ही गलत डिसीजन था, और इसी ने एक तरीके से जो है ना डिफेंस फोर्सेस को एक तरीके से सोचने पे मजबूर किया कि जब हमने इतने डिफिकल्ट टेरेन में जाके और एक इस तरीके से एक देश को जो अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे जो है ना हमने वहाँ पे रिस्क फैक्टर को या हमारे जो ग्रोइंग चैलेंजेस जो था उसको पाकिस्तान को डिवाइड करके एक नया देश बनाया, उसमें मेरे ख्याल से जो डिफेंस को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन की पे पैरिटी को कैसे रखा जा सके, पेंशनर्स को किस तरीके से बेनिफिट किया जा सके, दो जब फॉट विद लॉरल, और थर्ड है कि हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ रिकॉग्निशन है, जैसे जो प्रेसिडेंट से शुरू होती है, प्रेसिडेंट के बाद में वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, तो इस तरीके से आज भी मैं आपने जब मुद्दा उठाया तो ये थर्ड चीज भी जो मैं बाद में कवर करनी चाहता था कि यदि आप उसमें देखें कि हम आज हमारे जो चीफ हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट है, लेकिन हायरार्की में देखेंगे तो आप वो जो है ना एक नीचे पाएंगे। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हायरार्की में हमारे जो जितने जैसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, डीए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, स्पेस कमीशन, उसके बराबर और कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर जो है ना पे स्केल में, तो हायरार्की में भी उसको मेंटेन, ये पॉइंट मैं अभी इसलिए ले गया कि 8th पे कमीशन में ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। साथ साथ जो है ना एक तो फिटमेंट फैक्टर है और उस पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस तरीके से निर्धारित किया जाता है, उसका जो डेटा है वो बाद में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना पैरिटी में, अब ये मुद्दा आपने उठाया तो मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं जनवरी 83 का कमीशन हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि हमें जो है ना फ्री राशन की सुविधा नहीं थी, वो शुरू हुई 26 जनवरी 83 से, और उस टाइम पे मेरा जो बेसिक पे था वो था 750, और उस टाइम पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो पे स्केल था बेसिक वो 700, तो उस टाइम तक भी ये रिकॉग्निशन थी एज फार एज पे स्केल इज कंसर्न। पर आज इश्यूज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए, एनएफयू एक इश्यू है, इसी तरीके से फिर से कैसे जो है ना पेंशन को रिस्टोर किया जा सकता है, बिकॉज अब देश जो है ना ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, आर्मी के जो है ना हमारे डिफेंस के जो है ना वो फाइटिंग कैपेबिलिटीज और वॉलेंटियर उसमें किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, इन सब चीज़ों को ध्यान रख के 8th पे कमीशन में फिर से मतलब मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि क्या हम उस चीज़ को फिर रिव्यू कर सकते हैं, जो पेंशन घटाई थी उसको जो है ना किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, जिससे मोरल ऑफ द फोर्सेस वो हमारा फिर एक तरीके से ऐसा रहे। जैसे आपने बताया कि आगे लोग जो है ना वॉलेंटियर तो डिफेंस फोर्सेस का आज जो चाम है और जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज हैं और जिस तरीके के जज्बा हमारे हर एक इंडियन में जो राष्ट्र प्रथम नेशन फर्स्ट की जो हमारी भावना है और जो हमें मिली है अपने एक सिविलाइजेशनल वैल्यू असिस्ट सिस्टम या फैमिली सिस्टम से, वो तो जरूरी रहेगी। पर ये कुछ मुद्दे हैं जिन पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। सर बिल्कुल सही कहा आपने। अभी मैं सर आपके पास आना चाहता हूं, ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वेतन आयोग का जब गठन होता है पैनल के अंदर डिफेंस पर्सनल का कोई प्रतिनिधित्व होना चाहिए? देखिए, ये मुद्दा सरकार ने इसके ऊपर आंखें मूंद रखी हैं। ये मुद्दा पहली बार नहीं उठाया गया है, हर बार से ये है। तो मेरा ये कहना है कि फिटमेंट फैक्टर तो ऑलरेडी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उनके हिसाब से कैलकुलेट होता है। पे मैट्रिक्स आप ऑलरेडी मेहनत करके बना चुके हो। लास्ट पे कमीशन का रिकमेंडेशन था कि नेक्स्ट पे कमीशन की जरूरत नहीं है, आप फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। अगर पे कमीशन आपने लॉन्च किया है तो पहली बात तो डिले क्यों किया? दैट मीन्स योर इंटेंशंस आर समहाउ नॉट क्लियर।
नंबर 2, आपने जो एनोमलीज थी अभी तक, उस एनोमलीज को केटर करने के लिए आपने कोई कठोर कदम नहीं उठाए हैं। आपने जो स्ट्रक्चरिंग है पे कमीशन का, उसके अंदर कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं किए हैं। तो ये सब चीजें एक ये दिखाता है कि जो इंटेंशन है सरकार की, वो फॉल्ट लाइंस को खत्म करने के बजाय उस फॉल्ट लाइंस को अमंग दी सर्विस ऑफ सेक्टर, अमंग दी वेरियस फैसेट्स ऑफ सर्विस सेक्टर, उस फॉल्ट लाइन को खत्म करने के बजाय वो फॉल्ट लाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आपका जो मुद्दा है वो टू द पॉइंट है। जी। आपने फॉल्ट लाइन जो ब्रॉट आउट करी है, गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ इट। अभी आप देखेंगे कि नहीं, अगर अवेयर हैं तो देन दे शुड मेक एक्शन टू दैट। दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू इट। सर, ओआरओपी इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो एनोमलीज थी उनके लिए गवर्नमेंट ने वन मैन जुडिशियली कमेटी का गठन किया था, और उसके जो चेयरमैन थे वो थे पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी जी। Yeah. और उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दे दिया, लेकिन उस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने आज तक ओपन भी नहीं किया। 8वें आयोग के मिनट्स ऑफ मीटिंग में उसको रेफरेंस भी नहीं दिया नहीं है, और उसकी कॉपी हमारे इंडियन एक्सप्रेस में लीक के एक वेटरन कर्नल साहब ने बाई आरटीआई के माध्यम से उसकी रिकमेंडेशन मांगी। लेकिन उससे पहले यदि मैं 7th पे कमीशन में आऊं, 7th पे कमीशन में आप देखेंगे कि सबसे बड़ी जो चीज जो की गई थी वो किया था कि हमारे जो अलाउंसेस थे, सबमरीन अलाउंस, हाई अल्टीट्यूड अलाउंस, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस, ओके, इसी तरीके से एयर जो लाइक नेवी, एयर फोर्स, इन सभी के अलाउंसेस को जो है ना दोबारा से रिवीजन करके जो है ना उसमें लागू किया गया, और मिलिट्री सर्विस पे को बढ़ाया गया। ये सारी चीजें आई। फिर सबसे बड़ा मोरल बूस्टिंग जो 50 साल से 40 साल से कम 4 डिकेड थी, OROP, वो डिफेंस को दिया गया। लेकिन आज जो है हमें चिन्हित करना चाहिए कि मेन एनोमलीज हैं जो याद आनी चाहिए गवर्नमेंट को 8th पे कमीशन में, वो ये है कि हमारी पेंशन 70s तक, 73 जी, 1972 तक, हाँ 1972-73 तक जो थी, वो हमारी जो पेंशन थी उसको कम किया गया परसेंटेज, जो बेसिक पे का एक हिस्सा जो आज दिया जाता है, आज 50%, और फिर उसके बाद जितने भी डीए एक्रूड होते हैं उसमें ऐड किया। तो ये एक पॉइंट है जिसका कंसिडरेशन गवर्नमेंट को करना चाहिए। इंटेंट ऑफ रेफरेंस जो है 8th पे कमीशन के, उसमें ये पॉइंट आना चाहिए। ये एक मुद्दा है। अब आप देखेंगे 8वें वेतन आयोग को जो क्रोनोलॉजी अगर उसकी देखेंगे जब से शुरू हुआ और अब तक, अगर दिल्ली का चुनाव है तो घोषणा हो जाएगी, बिहार का चुनाव है तो उसके पैनल का गठन हो जाएगा, और अब क्या हम यूपी के चुनाव और या दूसरे चुनावों तक का इंतजार करेंगे या कोई चीज निकल के आने वाली है? आप उसको देखेंगे उस तरीके से नहीं, ये हम सबके सामने जग जाहिर है। नहीं, देखिए ये आपकी जो है ना, मैं तो ये कहूंगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, गवर्नमेंट के भी हैं। हम जो है ना तीनों ही पैनलिस्ट एक डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, और ये आज ये भी अच्छा मौका है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो उन तीनों फौज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेफिनेटली ऐसे मुद्दे हैं कि जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, जैसे आपने ब्रॉट आउट करार आपने भी किया, कि उनका कंसिडरेशन 8th पे कमीशन में होना चाहिए, और मैं भी उसको एम्फसाइज कर रहा हूँ कि इंटेंट ऑफ रेफरेंस में उसको इंक्लूड करना चाहिए। जो भी ऐसे मुद्दे हैं उनको क्यों ना जो है ना डिफेंस के लिए। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि हम कैपिटल आउटले में 22% का दे सकते हैं एक साथ। ये इंटेंट गवर्नमेंट ने दिखा दी इस बार के डिफेंस बजट एलोकेशन में। 15 पॉइंट के गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मैं गवर्नमेंट हम डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि उनके आंखें खुले। नहीं, अपने देखिए मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं गवर्नमेंट को, मैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस को डिफेंड कर रहा हूं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फॉल्ट लाइंस हैं, हमारा ये होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट को जो है ना इन चीजों को
अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन्हें कहें कि ये हमारे इन मुद्दों को एड्रेस करें, चाहे आप उसको यू आर ब्रिंगिंग आउट और ही इज ब्रिंगिंग आउट और आई एम ब्रिंगिंग आउट। मुद्दा ये होना चाहिए कि ये मुद्दे आउटस्टैंडिंग हैं, ये 8th पे कमीशन का है, इनमें कंसिडरेशन जाना चाहिए। तो सर अब आप बताइए कि इस पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है और कैसे? हाँ, ये देखिए, फिटमेंट फैक्टर जो है ये एक ऐसा फार्मूला उन्होंने किया है। तो अभी आप देखेंगे कि दिसंबर में 31 दिसंबर 2025 में हमारा जो पे कमीशन है, 7th पे कमीशन की एंडिंग हुई एक तरीके से। 8th पे कमीशन कर दिया गया है, 8th पे कमीशन के चेयरमैन हो गए, उसके सारे मेंबर्स और एक डायरेक्टर भी आ गए हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फाइनेंस मिनिस्ट्री से उनको किया गया है। और ये फिटमेंट फैक्टर आज जो है ना, हमारा जो 1 जनवरी से डीए लगता, तो उसके साथ साथ जो है ना डीए वो टच कर जाता नियर अबाउट 60.4 और 60.3। तो एट प्रेजेंट हमारा 1.6 और 1.6 यदि हम फैक्टर लगाएं तो कम से कम जो है ना 50 से 60%। लेकिन मेरा मानना ये है कि 40 से 50% के करीब जो है ना वो गवर्नमेंट जो है ना वो सैलरी और इसको फिटमेंट फैक्टर पे अराइव होने के लिए जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है हमारा, वो इंडस्ट्रियल वर्कर से लिया जाता है। सीपीआई इंडेक्स हमारी जो रूरल, तो सब जो आप बता रहे हो वो तो आंकड़े हैं। आप ये बताइए कि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो है कैलकुलेशन जो आप ऑलरेडी कर चुके हो बेसिस ऑफ दीज पॉइंट, यस, कितना आपकी तरफ से एक्सपेक्टेड है कि फिटमेंट फैक्टर रहेगा? फिटमेंट फैक्टर डेफिनेटली 1.6 से कम तो हो ही नहीं सकता। 1.6 तो मिनिमम नहीं, आप बताइए आपके हिसाब से। मैक्सिमम जो है ना 1.85 तक, 8 जो है ना ये, तो इसके बीच में कहीं जो है ना गवर्नमेंट फैक्टर 1.85 रहता है तो फिर आपको मिलेगा क्या? 1.6 तो ऑलरेडी आपका 60% पहुंच गया हो गया। 100% आपकी बेसिक तो वहां तो है ही, आप बैठे हैं। तो फिर आपको मिलेगा क्या? आपकी जो 20% पेंशन पहले कम कर दी गई है, एक तरफ आप उसकी उम्मीद करते हो कि उसको रिस्टोर किया जाए। नहीं, लास्ट जो था 7th पे कमीशन में यदि आप याद करें तो मेरे ख्याल से जो फिटमेंट फैक्टर था वो 1.85 था, 2.57 था। हाँ 2.57, सॉरी, हाँ ये 2.57 था। तो हमें इंक्रीमेंट जो हुआ था वो कितना था, नियर अबाउट 40% था, 30 पॉइंट समथिंग, 14% समथिंग था। ओनली 14, यस 14। यस। तो ये भी एक बात है। तो मेरे ख्याल से मुझे ये उम्मीद है कि एट प्रेजेंट यदि फिटमेंट फैक्टर हमारा 1.85 रहे तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी जो है ना, फिर भी जिस तरीके से हमारा जीडीपी और आउटले है तो उस हिसाब से 40% तो बढ़नी चाहिए। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फिटमेंट फैक्टर 3.0 से लेकर 3.25 तक रिकमेंड किया गया है और साथ ही साथ जस्टिफाइड किया है कि फैमिली में 3 यूनिट की बजाय 5 यूनिट को कंसीडर किया जाए। उनका जो कैलकुलेशन है उनका ये है कि एक यूनिट ऑफ 5, और जिस तरीके से आजकल हमारी स्कूलिंग महंगी हो रही है, जिस तरीके से जो है ना आपके जो है ना एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस या वेल बीइंग से जो रिलेटेड इश्यूज हैं आपकी मेडिकल, इन सभी चीज़ों को कंसिडरेशन में आप लगाएं तो एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए जो है ना हमारी वो मिनिमम पे कहाँ पे आनी चाहिए। तो इसके मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो है ना वो हमारी मिनिमम पे 18,000 थी। यस, इजंट इट? तो 18,000 से शुरू होके और फिर उसी तरीके से, तो अब उनका मानना है कि ये 50 जो है ना 3 गुना, पर मुझे लगता है कि 3 गुना नहीं हो सकता, पर एटलीस्ट जो है वो बेसिक सैलरी का 40% इंक्रीज मेरी एक्सपेक्टेशन मिनिमम है। और उसके बाद में वो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अभी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स। मेरा तो साहब ये कहना है कि एक तो ये फिटमेंट फैक्टर इज बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स विच आर लेड आउट एंड अवेलेबल टू एवरीवन। अगर वो सारे के सारे अवेलेबल हैं और एनोमलीज को आप क्लियर नहीं कर रहे हो तो फिर आप डिले क्यों कर रहे हो? एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो क्या दिस प्रूव्स द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट
whether they're deliberately delaying it or let's see, it's a wait and watch. The things are going to be out short. आई एग्री बट आई वुड लाइक टू रिमाइंड, आप देखिए कि जब 7th पे कमीशन आया था, 7th पे कमीशन भी जो था उसके जो एरियर मिले थे जी, वो 1 साल के 1.5 साल के बाद मिले थे, 1.5 साल के बाद। लेकिन सारे एरियर पे किए गए। लेकिन फिर इसके बाद जो है ना एक एनोमली और है जिसको मैं लाना चाहूंगा, गवर्नमेंट ने जो है ना, आप देखिए कोविड-19 के टाइम पे 2020-2021 में आप देखेंगे कि डीए की 3 किस्त, 3 इंस्टॉलमेंट किसी को नहीं मिली है, वो अभी भी सीज हैं। क्या उनका कंसिडरेशन होगा? अब ये देखिए फाइनेंशियल आउटले, अभी जो है ना, मैं आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, अभी जिस तरीके से हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन है भारतवर्ष में, सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का, डायरेक्ट टैक्सेस का, लाइक जीएसटी के थ्रू और पर्सनल इनकम टैक्स एंड देन बिजनेस टैक्स, इन सबको जोड़ के उसकी एक स्थिति अच्छी बनी है। लेकिन पेंशनर्स का हमने 18 महीने का डीए फ्रीज करके रखा है, उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी जो एनोमलीज हैं उनको हम एड्रेस तक नहीं कर रहे हैं। और वेतन आयोग के पिछले वेतन आयोगों में जब वेतन आयोग डिले इंप्लीमेंट हुआ है तो उस समय इंटरिम रिलीफ दी गई है। 50% महंगाई भत्ते को बेसिक पे और पेंशन में मर्ज किया गया है। लेकिन इस बार तो जब आपका टीओआर टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकाले गए थे तो उसमें पेंशनर्स का नाम भी इंक्लूड नहीं किया गया। पर बाद में उसके लिए जब संस्थाओं ने मुद्दे उठाए तब जाके पार्लियामेंट में उसको आई एग्री उसमें तो क्या वो यहाँ पे था या मिस्टेक थी? ये नहीं किया, ये आई थिंक इट वाज अ मिस्टेक, क्योंकि वो बड़े स्विफ्टली, since I have been a part of the government, these are institutional bodies and they are well established bodies. That means it goes to put a question mark on the things. And as a responsible citizen of this country, we are here to support the government. But at the same time, the government has to act on our behalf and they have to ensure transparency and justice to all the citizens. This is what I have to say. नहीं बिल्कुल मेरा भी मानना है। तो दर्शकों, यही है कि हमारी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अनुरोध है कि जो फॉल्ट लाइन्स है उनको एड्रेस किया जाए और 8th पे कमीशन में सभी मुद्दों को समावित किया जा सके जिनके ऊपर आज हमने चर्चा करी है। और आप अपने कमेंट्स और सुझाव हमें जो है ना सैनिक वेलफेयर न्यूज़ को आप दीजिए, जिससे अगले पॉडकास्ट में फिर हम इन चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए और गवर्नमेंट के ध्यान में बार बार उनके कंसिडरेशन में इन मुद्दों को इसी तरीके से लाते रहें। सर, आपका लास्ट कमेंट्स? लास्ट कमेंट यही है कि वी हैव फुल फेथ इन आवर गवर्नमेंट एंड मुस्तैदी से कार्रवाई होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब पे कमीशन आता है, रिकमेंडेशंस आते हैं, फिर उसके बाद सदन में चर्चा होती है, फिर वर्ल्ड वाइड उस पर डिस्कशंस होते हैं। तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग में हमने इतना टाइम लगा दिया, अब आनन फानन में हमने ऑर्डर कर दिया, आधी चीज़ें हमने छोड़ दी, फिर उसका रिकमेंडेशन आ गया। अब रिकमेंडेशन करने के बाद अब हमारे पास इतना प्रेशर रहेगा कि साहब इसको इम्प्लीमेंट करो, डिले क्यों कर रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशन, preparation of a pay commission is a routine process. It takes definite time, 1.5 years to 2 years. उसके बाद तकरीबन 3 महीने का टाइम मिलना चाहिए पार्लियामेंट सेशन वाला, और कोई रिकमेंडेशंस में अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक करने का मौका हमें मिलना चाहिए। सो ये मेरा उनसे गुजारिश है कि ये चीज़ों को, जो डिले हो गया उसको हम कुछ नहीं कर सकते, आगे की तरफ जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको सिस्टमैटिक तरीके से करें, क्रमबद्ध तरीके से करें और ट्रांसपेरेंट तरीके से करें। तो साथियों, अभी आपने सुना हमारे पैनलिस्ट ने बेबाकी से अपने विचार रखे 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।